हिमाचल प्रदेश के 2531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनकी की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है केंद्र से, उसकी फंडिंग हमें नहीं आ रही है। और समय समय पे उनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई। ये 11 प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें से जैसे ये प्रोजेक्ट हैं, फ्लड प्रोटेक्शन चैनलाइजेशन सीर खड्ड की है 157 करोड़ रुपए की। स्वां रिवर फ्लड मैनेजमेंट की एक बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है 46 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन स्टेबलाइजेशन वर्क नाकेर खड्ड एंड इट्स बाउंड्रीज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं। सौर कलाम ब्रिज के आसपास 231 करोड़ रुपए की। फ्लड का ही एक है राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है पौंटा साहब में 250 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ गिरी रिवर जो है जो 25 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ मार्कंडे रिवर 105 करोड़ रुपए की। चैनलाइजेशन ऑफ पब्बर फ्रॉम टिकरी टू हाटकोटी 190 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ स्वां रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज 339 करोड़ रुपए की। फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स ऑफ सीर खड्ड घुमारमी 195 करोड़ रुपए की। फ्लड कंट्रोल वर्क्स ऑफ चैनलाइजेशन सुकेती खड्ड 485 करोड़ रुपए की। और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स एंड इरोजन का जो है डिफरेंट खड्स का जसवां प्रागपुर 504 करोड़ रुपए की। ये 11 प्रोजेक्ट्स हैं 2531.24 करोड़ रुपए के। इनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस हो चुकी हैं और टीएसी एंड आईसीसी सब कुछ हर जगह से ये अप्रूव्ड हैं। इनकी फंडिंग शुरू होनी है। तो ये तो फ्लड का काम है। तो ऐसे ही दूसरे भी मसले हैं, जैसे फीना सिंह है सिंचाई का प्रोजेक्ट, और उसमें 350 करोड़ रुपए का उसकी भी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फंडिंग नहीं आ रही है। तो एक तो ये मसला है। हमने जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी आग्रह किया है और उनको भी पत्र भेजा है, और अब हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेज रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेंशन करें। और फ्लड का जितना बड़ा यहाँ पे प्रकोप हुआ है उसके चलते जो है जो हमारे फ्लड के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो रखी है, वो प्रोजेक्ट्स 2500 करोड़ से ज़्यादा के हैं, वो हमारे क्लियर कराए जाएँ। दूसरा जो सबसे बड़े नुकसान हुआ है कुल्लू में ब्यास नदी के आसपास, और वो भी लगभग 16-16.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इतने बड़े त्रासदी के बाद जो है उस प्रोजेक्ट को भी जो है अविलंब सैंक्शन करे। कुल्लू के ब्यास की चैनलाइजेशन और ख़ास तौर पे जो उसकी आबादियों के आसपास का इलाका है कुल्लू मंडी वगैरह, तो एक हम वो चाहते हैं। दूसरा 11 प्रोजेक्ट हमारे फ्लड के वहाँ पे पेंडिंग है, उसका है। थर्डली जो है हमारा 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस दौरान, और 600 करोड़ रुपए का हमारा जल जीवन मिशन जो चल रहा है प्रेजेंट, उसी का नुकसान हो गया। जो नई स्कीमें बन रही थी उसका नुकसान हुआ। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं कि सिंचाई के प्रोजेक्ट्स की हमारी सारे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, हमारी फ्लड की सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और तीसरा जो हमारा अभी 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उसमें हमारा जो है, और ज़्यादा नहीं तो हमारा जो क्लेम है, क्लेम तो हमें दिलाया जाए क्योंकि सारा हमने भर के भेजा हुआ है। तो इसमें हमने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो इंटरवेंशन करें, और क्योंकि पानी ज़रूरत है हर व्यक्ति की, हर घर तक पानी पहुंचाना है, खेत को पानी पहुंचाना है, और नदियों की चैनलाइजेशन करनी है, जनता को बचाव करवाना है। तो उस नज़रिए से हमने ये रिक्वेस्ट भेजा है, केंद्र से आग्रह किया है कि आप
इसको देखें। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इन मसलों को देखें, क्योंकि जब से जल जीवन मिशन आया है तब से और किसी हेड में पैसा नहीं आ रहा है। सिंचाई का हेड है, सिंचाई हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बगीचों के लिए ज़रूरत है और फसल के लिए ज़रूरत है, और चैनलाइजेशन हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज अगर ऊना में चैनलाइजेशन हुआ था 1400-1500 करोड़ रुपए का लागत से, तो आज ऊना में नुकसान सबसे कम है, क्योंकि उस चैनलाइजेशन ने सारा नुकसान रोक लिया। तो ऐसे ही हमें ब्यास की चैनलाइजेशन हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं। दूसरी खड्डों के तो हमारे प्रोजेक्ट ही इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए जब थ्रू हो गए हैं तो वो फंडिंग पे लगाए जाएं। और फीना सिंह का प्रोजेक्ट भी जो है बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। ऊना जिला का एक 150-200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। एक और हमारी सिंचाई की योजना जो है दिल्ली में पेंडिंग है। तो जो भी हमारे पेंडिंग मसले हैं इनमें जो है हस्तक्षेप हो, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम इन सेक्टर्स में, ख़ासतौर पे फ्लड के सेक्टर में तो 2500 करोड़ रुपया की हमारी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस हैं, उसके बावजूद फंडिंग रुकी हुई है। तो ये हमने आग्रह किया है। सर, वाटर सेस को लेकर केंद्र से चिट्ठी आई है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्टेट में वाटर सेस नहीं लगा सकती है, तो क्या, क्योंकि सर प्रदेश में तो आपने वाटर सेस लगा रही है सरकार, क्या एक रिएक्शन है इस पर? नहीं, देखिए, वाटर सेस जो है पूरा वेल थॉट ऑफ डिसीजन है। ये कोई आनन फानन में लगाया हुआ कोई टैक्स नहीं है। और हमने वाटर सेस यहाँ पे लगाया, और पानी जो है प्रदेश का अधिकार है, प्रदेश उस पर टैक्सेशन कर सकता है। और ये कुछ और राज्यों ने कर रखा है, कुछ पड़ोसी राज्यों ने टैक्सेशन कर रखी है। वो हमने भी उसी तर्ज पे यहाँ पे उस टैक्सेशन को हिमाचल प्रदेश में लागू किया। और उसके बाद उत्तराखंड के में एक कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सिंगल बेंच का फैसला इसमें आ चुका है, अब डबल बेंच का फैसला भी इसमें आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी ये अदालत में मसला चल रहा है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी ये विचाराधीन है, और उस पर भी डिस्कशन चल रही है। जब मामला अदालतों के विचाराधीन है तो केंद्र सरकार बार बार पत्र क्यों लिख रही है? ये संवैधानिक मुद्दा, अगर वो कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, तो ये तय जो है ये केंद्र को नहीं तय करना है, ये तय जो है अदालत ने करना है। ये हाई कोर्ट तय करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। जब वहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें जो है टाइम एंड अगेन लेटर लिख के गुमराह करना, इसका मतलब ये है कि केंद्र का एटीट्यूड जो है हिमाचल नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा, पहले उन्होंने एक पत्र लिखा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एक पत्र लिखा, उन्होंने उसमें कंपनियों को लिखा, बड़ी बड़ी कंपनियों को लिखा ये कि आप ये पैसा जमा मत करवाएं। SJVNL को भी कहा, और भाखड़ा ब्यास वालों को भी कहा, सबको पत्र लिख के कि आप ये पैसा जमा ना कराएं, आप अदालत में जाएं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका नज़रिया क्या था। और उसके बाद हमने वाटर सेस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में उसके कमीशन ने वर्किंग शुरू कर दी। लोगों ने 29-30 करोड़ रुपया जमा भी करा दिया, बिजली बोर्ड वगैरह ने भी कराया, 3 प्राइवेट कंपनियों ने भी करवाया। उसके बाद बाकी लोग जो है डायलॉग भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने कहा जी आप जो है इसमें एक्सटेंशंस दो, एक एक्सटेंशन दी गई, दूसरी एक्सटेंशन दी गई, तीसरी एक्सटेंशन दी गई। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम व्यवहारिक तौर पे इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सेंटर ने एक और लेटर दाग दिया, फॉरवर्डिंग लेटर लगा के, वही पुरानी चिट्ठी जो है फिर दाग दी कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब मामला अदालत के विचाराधीन है तो अब केंद्र ऐसा एटीट्यूड क्यों अपना रहा है? और हम बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। अदालत में भी हम, जो अदालत का फैसला होगा हमें मान्य होगा। जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो भी है, संवैधानिक है या नहीं है, ये तो अब अदालत तय करेंगे। अदालतों से पहले भी फैसले आए हैं, अब भी हम अदालत में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए वैसे भी वाटर सेस कमीशन का नाम बदल के हम वाटर कमीशन करने लगे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सिर्फ वाटर सेस को डील नहीं करेगा, वाटर रिलेटेड ऑल अदर इश्यूज। यूनियन में भी वाटर कमीशन है, तो जो नदियों से रिलेटेड इश्यूज हैं,
नदियों के पानी के दूसरे स्टेट्स के साथ जो इश्यूज़ हैं, इंटरस्टेट हमारे इश्यूज़ हैं, उन सबको डील करने के लिए तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए वाटर सेस पे हमारा नज़रिया बिल्कुल साफ़ है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। हम इसको लागू रखेंगे और जो भी फैसला होगा वो जो है इसकी वो केंद्र तय करेगा। पहले भी फैसले अदालतों के हमारे हक में आए, आगे भी हम पूरे आशावान हैं कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। सर, बाहरी राज्य से जो बसें और टेम्पो ट्रैवलर आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो उसकी क्या स्थिति है? कैसे उसको वापस लिया गया है और किस तरह से उसको लागू किया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ हमारे साथी लोग जो हैं जो विपक्ष में हैं, जिन्होंने अपने समय में टैक्सेशन की नहीं और देखा नहीं कि किस ढंग से हज़ारों गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं, उनसे टैक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमने हिम्मत की है, हमने हौसला रखा है, हमने टैक्सेशन की। ठीक है, इसकी रिपरकशंस पूरे इंडिया में हुई, पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी चर्चा हुई, क्योंकि हिमाचल इज़ अ टूरिस्ट स्टेट, लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अब इशू क्या है इसमें, 3-4 पहली बात तो समझने की है, जो कि अभी भी मैं देख रहा था कि एक रिपोर्टर ने अभी रिपोर्ट की थी। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं पूरी तरह। मैं खुद पत्रकारिता से आया हूँ, इसलिए फुल रिगार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि उस मुद्दे की गहराई को जरूर जांच लें कि मुद्दा क्या है। अब उन्होंने कहा जी कंट्रैक्ट कैरेज पे जो है मुकेश अग्निहोत्री ने ऐलान किया था टैक्स लगाएंगे। उनको पता होना चाहिए ये कंट्रैक्ट कैरेज का मसला नहीं है। कंट्रैक्ट कैरेज वो बसेस होती हैं जो कि बस बुक हो गई, बुक होके हिमाचल प्रदेश में आ गई, वो पूरी की पूरी बुक होके बस आती है। ये जो है स्टेज कैरियर का मसला है, जो लोग जो है सवारियां उठाते चलते हैं कि उन्होंने दिल्ली बस अड्डे के बाहर गाड़ी लगा दी, फिर कहीं आगे से उठा ली, 4 सवारियां इधर से बुक की, 4 उधर से बुक की, किराया आधा कर दिया और जो है तो जो वो चल पड़े बस लेके। तो ये पहले तो कंट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में अंतर स्पष्ट होना चाहिए मेरे पत्रकार साथियों को कि अच्छा। फिर ये है कंट्रैक्ट कैरेज वालों को ये है कि हम 3 लाख रुपया जो है सेंटर को जमा कराते हैं टैक्स का। वो कहते हैं कि हमने वन टाइम टैक्स दे दिया और उस टैक्सेशन में आपका भी हिस्सा है, तो आपको केंद्र से पैसा आएगा, तो हमारी बसों को बेरोक टोक आप चलने दें। तो एक वो है, एक दूसरी है स्टेज कैरियर का। अच्छा, हमने टैक्सेशन की, उन्होंने पहले हमारे साथ डायलॉग किया, उन्होंने अपने अपने कंसर्न सब ने बताए और उसी चक्कर में जो है कुछ और बातें भी बीच में आई कि जैसे बद्दी बोटीवाला, नालागढ़ या दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में जो बसें आती हैं, वो बसें भी विदाउट जो है कोई टैक्सेशन जो है स्टेट में आती हैं। अब जैसे कोई कालका से चल पड़ी, कोई पंचकुला से चल पड़ी, कोई चंडीगढ़ से चल पड़ी, कोई लेबर लेके आ रही हैं, 500-700 बसें ये उधर भी आती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी, और इन बसेस का भी कोई टैक्सेशन नहीं है। तो ये इनका अच्छा, हर बस वाले का अपना लॉजिक है। जो लेबर लेके आते हैं वो कहते हैं जी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, इंडस्ट्री को लेबर नहीं मिलती है इसलिए हम ये लेके आते हैं। जो दूसरे जो दिल्ली वगैरह से बसेज आती हैं वो कहते हैं जी हम टूरिस्ट लेके आते हैं, आपका टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो आपके होटलों में ठहरता है, आपकी दुकानों पे चाय पीता है, घूमता है, तो परचेज़ करता है, तो आपको उस बहाने कोई पैसा मिलता है। तो सब अपने अपने लॉजिक के साथ हमारे आगे बात रख रहे हैं कि लेकिन ऐसे ही चौथा वो है जो कि टेम्पू ट्रैवलर्स हैं। अब टेम्पू ट्रैवलर्स जो है एक इनोवा टाइप गाड़ियां हैं या दूसरी हैं जो 7-8 सीटर हैं, कुछ जो है 12 सीटर हैं, 10 सीटर हैं, कुछ जो है 8 से 15-16 सीटर हैं टेम्पू ट्रैवलर, और कुछ जो है 15 से जो है 25-26 सीटर हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हमारी रोजी रोटी का सहारा ही ये है कि हम जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं या हम घुमाने के लिए आते हैं। तो हर बंदे ने अपना लॉजिक दिया है हमारे सामने, और हमने ह्यूमन ग्राउंड्स को भी सामने रखते हुए, कानून को भी सामने रखते हुए, और उसको हमने टैक्सेशन को रिव्यू किया है। देखो, टैक्स किसी न किसी तरह तो प्रदेश को जो है मिलना है, वो लेकिन किस तरह लेना है वो हमारी डायलॉग का संगठनों से भी हुई है। वॉल्वोस के लोग भी आए थे और जो चला रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं टेम्पू ट्रैवलर वाले वो भी आए थे।
कुछ लोग इलेक्ट्रिक बस से ही सीधी जो है, अब जैसे वहाँ से चले दिल्ली से इलेक्ट्रिक बस सीधी शिमला आ गई। अब हम लोग जो है दूसरे स्टेट्स के साथ जो है हमारा उनके साथ समझौता है कि अगर हम पंजाब की टेरिटरी में इतने किलोमीटर चलेंगे तो पंजाब वाले हमारी टेरिटरी में इतने किलोमीटर चलेंगे। हरियाणा के लोगों की टेरिटरी में अगर हम जाएंगे तो हम कितना चलेंगे, वो कितना चलेंगे, ये हमारे सारे समझौते हैं, सारे दिल्ली तक स्टेट्स के साथ हमारे समझौते हैं। एक तरफ तो हम उनसे समझौते करते हैं कि आप इतना, एक जो है बिना पूछे ही जो है सीधी गाड़ी ला रहे हैं, तो रेगुलेशन तो करनी है और हम रेगुलेशन कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे विवाद करना चाहते हैं, वो विवाद उनको मुबारक है, क्योंकि उन्होंने अपने समय पे तो किया नहीं, उन्होंने कोई भी जो है चलती रही गाड़ियाँ। हमने कदम उठाया है और हम वी आर लिविंग इन अ पॉलिटिकल सेटअप। हम डायलॉग भी कर रहे हैं, हम उनकी मुश्किलों से भी वाकिफ़ हैं, वो कितनी कमाई कर रहे हैं, हमें कितना टैक्सेशन करना है। वो मीटिंगें 2-3-4 बार हो चुकी हैं और अब हम जो है फाइनल ड्राफ्ट हमने तैयार कर दिया है। वेरी शॉर्टली जो है हम उसको नए दामों पे जो है लागू करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में आने वाली हर बस का हमें मालूम हो कि कौन सी बस आ रही है और किस मेक की आ रही है, उससे उसकी क्या टैक्सेशन है, वो टूरिस्ट लेके आ रही है, वो श्रमिक लेके आ रही है, या जो है वो श्रद्धालु लेके आ रही है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया। मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हमने फैसला कर दिया है। लॉ की ओपिनियन के लिए फाइल गई हुई है, जैसे ही वो आएगी और अगले मंत्रिमंडल की मीटिंग तक मुझे लगता है कि ये थ्रू हो जाएगा। परसेंटेज कितना डाउन कर रहे हैं सर जो पहले ऐसे एसआरटी जो टैक्स है कितना कम करेंगे? नहीं, देखिए हमने पूरा वे किया है कि जो लोग यूनियन का टैक्स देते हैं और उसमें से जो हिस्सा आ रहे हैं उसको हमने कैसे डील करना है। दूसरा, जो किसी भी जगह कोई टैक्स नहीं देते हैं और सीधा ही एंटर कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना। और बहुत गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी HP 02 वाली कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी टैक्सेशन लंबे अरसे से जो है नहीं हुई है, उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि टैक्सेशन इतनी हैवी है कि हम जमा ही नहीं करा सकते, इसलिए वो चलते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं जो स्टेट में रजिस्टर होने चाहिए थे वो स्टेट से बाहर रजिस्टर हो रहे हैं जाके। तो वो सारी चीज़ें हम जो है सारा ध्यान में ला के इसको हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे। हमने कदम उठाया है और हम इसको जो है सिरे चढ़ा के जो है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट वो काम कर रहे हैं। सर, एक देखा गया है कि जो बाहर की स्टेट के लोग हैं, ओनर्स हैं और लग्जरी कार, बेसिकली द लग्जरी कार, वो हिमाचल में BIC नंबर रजिस्टर करवाते हैं। इस पर क्या रिव्यू करेंगे कुछ सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं। जैसे आपने देखा कि पूर्व शासन के समय में जो देश की जो सारी लग्जरी गाड़ियां हैं वो सारी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं। आप किसी भी 5 स्टार के बाहर चले जाओ, देश में किसी भी 5 स्टार में चले जाओ, आपको वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में मिलेंगी जो हिमाचल मेक की हैं, हिमाचल नंबर की हैं। वो उस पर आप देखेंगे HP समथिंग। अच्छा, हुआ क्या कि देश में उन गाड़ियों पे रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी। समहाउ जो है ऐसा कोई तालमेल हुआ यहाँ स्टेट में उनका कि वो सारी गाड़ियाँ जो कि देश में रजिस्टर नहीं होनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी जिस पे रोक लगा दी थी कि अब नहीं होगी, वो समहाउ किसी ढंग से उन्होंने यहाँ आके रजिस्टर करा ली। अब रजिस्टर करा ली तो एक तो उन्होंने उस गाड़ी का रेट गिरा दिया। जैसे मान लो कोई गाड़ी 1.5 करोड़ की है, वो गाड़ी जो है 20 लाख की, 25 लाख, 30 लाख में रजिस्टर करा दी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें जो है कोई घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे अफसर जो हैं जिन्होंने उनको रजिस्टर किया है, वो उनका मानना है कि जी ये गुड फेथ में हो गया कि हमने इंटेंशनली नहीं किया है। और अगर इसके दायरे में बहुत लोग आते हैं, क्योंकि बहुत गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं और बहुत गाड़ियों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए कि गाड़ी 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, ऐसी गाड़ियाँ सारी हैं ही महंगी मेक की गाड़ियाँ। वो तो
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो है एक वो मामला है, उसको भी हम डील कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। इसलिए सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरा जो गौरव जी ने कहा, वो मसला ये है कि जो हमारा वीआईपी नंबर है, वीआईपी नंबर का तो अब सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, और उसमें हमारा एक नंबर अभी 30 लाख का बिका था, आपने देखा, एक 10 लाख का बिका, एक 9 लाख का बिका। अब ये है कि जब आप नंबर बुक कराएंगे, जो आपकी पसंद का नंबर है, अगर वो आप बुक कराएंगे, साथ में आपको उसके पैसा भी 1/3 पैसा भी जमा कराना पड़ेगा। पहले तो लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए की बोलियां लगा दी, और वो जो है उसको लाइटली ले रहे थे। हालांकि हमने उसमें भी FIRs करवाई हैं, लेकिन ये जो था, जब हमने उसके प्रणाली में सुधार किया, तो अब जो है हमें उससे काफ़ी पैसा, मेरे ख्याल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो हमें अभी तक पैसा आ चुका है। दूसरा, अभी तक एक नंबर की बोली नहीं हुई है। एक नंबर की जब बोली होगी तब आप देखेंगे कि क्या किस ढंग से उनके रेट्स आते हैं। और हमने स्टेट सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों के लिए भी लगभग 10-15 एक नंबर दे दिया है, जो कि यहाँ की गाड़ियों को लिए चाहिए थे। अब इसके बाद बोली के सिलसिला सिस्टम प्रणाली बिल्कुल लाइन पे आ गई है, और पैसा भी आना शुरू हो गया, लोग भी सेटिस्फाइड हैं। अब नंबर चाहे मैंने लेना हो चाहे आपने लेना हो, तो सिस्टम बड़ा साफ है। और कुछ लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं कि आप 16 नंबर गाड़ी लेके कैसे चल रहे हैं। अब वो जो है सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है। सरकार में अगर मैं किसी ओहदे पे बैठा हूँ, तो प्रदेश सचिवालय की जो गाड़ियाँ हैं वो तो सरकार की गाड़ियाँ हैं, और सरकार ने उनको इश्यूज नंबर दे रखे हैं। लेकिन प्राइवेट गाड़ी पे जब भी मैं भी नंबर लूँगा, अगर 16 नंबर, तो मुझे भी पैसे लगेंगे। तो इसमें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। सर, 5 राज्य के चुनावों के लिए प्रचार चल रहा है, क्या स्थिति लग रही है, और क्या आप भी प्रचार में जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हिमाचल से कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, और हिमाचल ने ऐसी ब्रेक दी है कि उसके बाद कर्नाटक का इलेक्शन आया, वहाँ भी जो है उसी तरीके से जो है रिज़ल्ट आए हैं। और अब भी जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत ही बेहतर स्थिति में है, और कांग्रेस की सरकारें जो है हर तरफ बनने जा रही हैं। आपने देखना कि थोड़े दिनों की बात है, और वोट पड़ने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है। पिछली दफा स्थापित हुई थी, इन्होंने गलत तरीके से उस सरकार को छीन लिया, लेकिन अब लोग जो है पूरी तरह तैयार हैं कि बड़े मार्जिन से सरकार बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद यही स्थिति लगभग राजस्थान में हम गवर्नमेंट रिपीट करने जा रहे हैं, और बहुत बेहतर स्थिति में है। बहुत अच्छा सरकार ने काम किया। राजस्थान जैसी स्टेट है जहाँ गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है, और दूसरे फैसले भी बहुत निर्णायक फैसले जो है अशोक गहलोत सरकार ने किए थे। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत बेहतरीन स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए बहुत अच्छे नतीजे, कांग्रेस के हक के नतीजे आने वाले समय में आएंगे, और जो भी पार्टी जिस भी इसमें जो भी हुक्म लगाती है उसको तो हम पूरा करते ही हैं। सर, इसी में कांग्रेस ने गारंटियों का जो है वो एक नई नीति हिमाचल से शुरू की थी। 2 राज्यों में सफलताएं मिली है, लेकिन इन 5 राज्यों में भाजपा जो है इसको आधार बना रही है कि वहां पर गारंटियां पूरी नहीं हुई है। तो किस तरीके से जब आप लोग भी प्रचार में जाएंगे तो उनका जो है वो जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि गारंटियां जो है, हमने कहा कि ये हमारा राजधर्म है, इसको हम हर हालत में निभाएंगे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन आगे हो सकती है, 2 दिन पीछे हो सकती है, लेकिन गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी कर्मचारियों को OPS देने की गारंटी थी, नंबर 1 गारंटी, और हमने उसको अक्षरश लागू कर दिया है। और 100% उस जिन लोगों को इस समय जिनको पेंशन गई है, आप उनसे फ़र्क देखना कि कितना पेंशन का फ़र्क है। तो इसलिए OPS की गारंटी एक बहुत अच्छी तरह निभाई गई है। और उसके बाद जो कोई महिलाओं को दिए हुए वायदे हैं या बिजली के वायदे हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम किसी भी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन प्रदेश में त्रासदी आ गई, और बहुत बड़ा पैसा जो है प्रदेश की रेस्टोरेशन में लग गया है, और प्रदेश में जो है पुनर्बहाली के लिए लग रहा है। तो जैसे ही थोड़ी सी स्थिति
हम इससे निकलते हैं और हम अपने वायदों से हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जिससे भी जो भी वायदा किया है, और इसमें भाजपा जो है को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने अपने समय में कह दिया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे। उन्होंने अपने समय में जो है ओपीएस कर्मचारियों के ऊपर केसेस दर्ज किए, उन्होंने उनके ऊपर डंडे चलाए और स्पष्ट तौर पे कह दिया था, हमने वो लागू कर दिया। तो बाकी गारंटियां भी हम पूरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।